नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इस साइकोलॉजी की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ये वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उनसे उठाए गए हैं। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी जानते हो कि यहाँ पे जो है वो HP टेट का बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है, और उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है, उन्हें जो है वो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसे सर्च करके इंस्टॉल करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लोगे तो मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जो है आपको कॉल करनी होगी। इस नंबर पर जब आप कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। साथ में बात करते हैं ये जो बैच नीव इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया गया है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट 1 वीक डेमो फ्री। यहाँ पे आपको जो है वो 1 वीक का डेमो जो है वो फ्री दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको टीचर को समझने का एक मौका दिया जाएगा। अगर आपको वो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छा लगता है तो तब जो है आप इस क्लासेस को जो है वो कंटिन्यू करिएगा। सेकंड है डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट और क्विज़ेस होंगे और साथ में डाउट सेशन भी रखे जाते हैं। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है वो ये आती है कि इस बैच का जो है वो फी स्ट्रक्चर कितना रखा गया है। तो अगर मैं ऑनलाइन बैच की इसकी बात करूँ तो इसकी जो फी रखी गई है वो रखी गई है 1999, यानी कि 2000 रुपये के अंदर यहाँ पर जो है आपको ये HP टेट का एक फुल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। साथ में इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे 20% डिस्काउंट है BPL स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो बच्चे BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें होगी हमारे बैच से रिलेटेड और साथ में इसके फी स्ट्रक्चर और बेनिफिट से रिलेटेड। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, और जो हमारी क्लास है आज की यहाँ से ये स्टार्ट होती है। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, जब तर्क चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कौन सा अधिगम जो है वो कहलाता है। यानी जब आप तर्क लगाते हो, चिंतन करते हो, लॉजिक लगाते हो, थिंकिंग लगाते हो, इमेजिनेशन लगाते हो, उसके बेसिस पर जो एक तरह से लर्निंग होती है वो कौन सी लर्निंग कहलाती है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष अधिगम, ऑप्शन बी है प्रत्यात्मक अधिगम, ऑप्शन सी है भावनात्मक अधिगम, ऑप्शन डी है सहचर्य अधिगम। तो जब आप एक तरह से लॉजिक लगाते हो, थिंकिंग करते हो, इमेजिनेशन करते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो आपके पास अधिगम कहलाता है वो कहलाता है प्रत्यात्मक अधिगम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से ही हो जाएगा प्रत्यात्मक अधिगम। यानी आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से परसीव कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को किस तरह से देख रहे हो, वो आपके पास कहलाता है प्रत्यात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, पेवलव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है। आपने पढ़ी है पेवलव की थ्योरी, मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें बोला गया है जो खाना खाने के पूर्व जो ध्वनि जो है वो उत्पन्न की जा रही थी उस ध्वनि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है अनुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन बी है अनानुबंधिक उद्दीपक, ऑप्शन सी है अनुबंधिक उद्दीपक और ऑप्शन डी है अनानुबंधिक उद्दीपक। यहाँ पे डबल डबल कर दिया गया है ये जो ऑप्शन है आपके पास, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुबंधित उद्दीपक या अनानुबंधिक उद्दीपक। तो ये कौन सा स्टिमुलस था जो आपके पास साउंड थी, जो ध्वनि थी, जो बेल थी, घंटी थी, उसकी जो साउंड बजा रहे थे वो कौन सा उद्दीपक था, वो कौन सा जो आपके पास स्टिमुलस था। तो जो पेवलव की थ्योरी में या पेवलव की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आंसर किया जाए तो वो था आपके पास अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुबंधित उद्दीपक।
उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, ये कथन थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? यानी कि जब आप कोई काम करते हो और अगर उसमें सफलता मिल जाए तो आपको संतोष की प्राप्ति होती है, और अगर वो काम में आपको असफलता मिलती है तो आप निराश हो जाते हो, असंतोष होता है। ठीक है, तो ये जो थॉर्नडाइक के आपने 3 नियम पढ़े हैं उनमें से किन नियमों की तरफ ये इशारा करता है? ऑप्शन ए है अभ्यास के नियम की तरफ, ऑप्शन बी है प्रभाव के नियम की तरफ, ऑप्शन सी है तत्परता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये किस तरह का नियम की तरफ इंगित करता है? यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा प्रभाव का नियम। ठीक है, मतलब जिस तरह का आप पर प्रभाव पड़ेगा उस तरह का आपका जो है वो आपको संतोष मिलेगा या फिर असंतोष जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा प्रभाव का नियम। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्रेरणा को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता जो है वो कौन सी, उनकी जो बुद्धि के उन्होंने 8 प्रकार दिए थे उनमें से जो है वो कौन सी बुद्धि होती है? तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है नैदानिक, ऑप्शन बी है प्रकृतिवादी, ऑप्शन सी है इंटरपर्सनल, ऑप्शन डी है इंट्रापर्सनल। तो जब दूसरों की बात आती है, यानी दूसरों की बात, दूसरों को समझने की बात की, हम कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है जो दूसरों की बातों को जल्दी समझ लेता है, दूसरों की मनोदशा को जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेता है, तो ये वाली जो बुद्धि होती है ये कौन से व्यक्तियों में पाई जाती है? तो ये कौन से व्यक्ति होते हैं? यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरपर्सनल। जब अपने बारे में अपने बारे में जानने की बात आए कि ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में अच्छे से जान पाता है तो उसके लिए जो सही आंसर होता वो होता इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरपर्सनल। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश सूचित करती हैं कि जो बच्चे गलतियां करते हैं या फिर अलग अलग उनकी धारणाएं होती हैं वो किस और सूचित करती हैं? ऑप्शन ए है बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं, ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब बच्चे गलतियां करते हैं और उन गलतियों को सुधारते हैं तो ये एक तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इससे हमें पता लगता है कि बच्चों की लर्निंग हो रही है, बच्चे जो हैं वो कुछ जो हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, बच्चों की गलतियों से ही पता लगता है कि वो कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 6 है अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उद्दीपन, ऑप्शन बी है प्रवाहिता, ऑप्शन सी है संवेदना, ऑप्शन डी है मोटिवेशन। यानी कि लर्निंग तक पहुंचाने का जो एक हाईवे है उसे हम क्या कहते हैं? जो राजमार्ग है लर्निंग तक पहुंचाने का उसे क्या कहते हैं? तो अगर इसका ऑप्शन देखे जाएं तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोटिवेशन। अभी प्रेरणा क्या है आपके पास? अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं मोटिवेशन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ये आपको क्वेश्चन देख के ही आपको इसका आंसर पता लग रहा होगा कि जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में पूछा हुआ है। उद्दीपन क्या होता है आपके पास? स्टिमुलस। अनुक्रिया क्या होती है आपके पास? रिस्पॉन्स। यानी SR थ्योरी के बारे में पूछा हुआ है कि SR थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है पेबलब, ऑप्शन डी है कोहलर। तो जब भी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में पूछा जाए यानी SR थ्योरी के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है, यानी कि निष्क्रिय अधिगमकर्ता पैसिव लर्निंग जो होती है उसकी पहचान किस तरह से होगी। ऑप्शन ए है प्रदर्शन विधि से, ऑप्शन बी है प्रयोगशाला विधि से, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि से, ऑप्शन डी है खेल विधि से। जो हमारे पास पैसिव लर्निंग होती है वो इनमें, ये जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सी विधि है जिससे जो है वो एक तरह से पैसिव लर्निंग होती है। तो जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्याख्यान विधि। ये व्याख्यान विधि कौन सी होती है, ये लेक्चर मेथड होता है, जिसमें क्या होता है टीचर जो है वो एक तरह से लेक्चर देता है और जो स्टूडेंट है वो सिर्फ सुनता है। तो ये एक तरह से पैसिव लर्निंग हो जाती है। उसी तरह से हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वो कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला में लाता है। जब एक छोटा बालक जो है वो गणित के प्रश्नों को हल कर रहा है तो उसमें वो कौन सा सिद्धांत यूज करता है। ऑप्शन 1 है सूझबूझ का सिद्धांत, 2 है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सी है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और डी है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जब छोटे बच्चे की बात आ रही है और वो प्रश्नों को हल कर रहा है गणित के प्रश्नों को, तो वो कौन सा जो है सिद्धांत प्रयोग में लाता है, वो लाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयास एवं, यहां पे जो सही होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं। यानी कि स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच में जो सहचर्य स्थापित करता है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं। उससे जो है वो क्या होता है, जो आपके पास स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स के बीच में सहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को यहाँ पूछा गया है कि क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है प्रेरणा, ऑप्शन 2 है संवेग, ऑप्शन 3 है अधिगम और ऑप्शन 4 है सपत्रय। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है लास्ट ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर होगा कि उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लर्निंग। एक सेकेंड, यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए थे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।